चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात करते हैं मॉलिक्यूलर साल्ट की, एडिशन कंपाउंड्स की। एक्वस सोल्यूशन में हम जब दो या दो से ज़्यादा एक्वस साल्ट को मिक्स करते हैं और उसके बाद गर्म करके उसके एवापोरेट करते हैं तो जो नया मिक्सचर मिलता है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर साल्ट का होता है। ये दो तरह के होते हैं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या होता है, सिंपली दो सॉल्ट को मिक्स किया पानी में, उसको एवापोरेट किया, जो नया मिक्सचर क्रिस्टल प्राप्त हुए वो हमें डबल सॉल्ट के प्राप्त होते हैं। जैसे KCl MgCl2 को वाटर में घोला, गर्म किया तो हमें KCl MgCl2 इंटू 6H2O का क्रिस्टल प्राप्त हुए, जिसे कार्नेराइट बोल दिया। उसी तरह हमने पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को पानी में मिक्स किया, फिर गर्म किया तो जो नए क्रिस्टल प्राप्त हुए वो डबल सॉल्ट के थे, जिसे फिटकरी एलम बोल दिया, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। सिंपल इसी तरह FeSO4 को हमने लिया, अमोनियम सल्फेट में घोला, पानी में डालकर मिक्स किया, उसके बाद इवोपोरेट कराया गर्म करके, तो जो नया क्रिस्टल प्राप्त हुए वो मोअर साल्ट के थे, FeSO4 अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2O। डबल सॉल्ट हमेशा आयनिक बॉन्ड पाया ही जाएगा क्योंकि वो आयनों से मिलकर बन रहे हैं। ठीक, आयनिक कंपाउंडों से मिलकर बन रहे हैं। साल्ट आयनिक कंपाउंड होता है ना, तो उनमें आयनिक बॉन्ड तो होगा ही होगा। दे लूजेज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस फेज। पानी में घोलने पर वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि वो आयनों से मिलकर बने हैं और आयन वाटर में टूट जाता है। उसी तरह जब हम फिटकरी को पानी में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाती है। पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम एक्वस साल्ट में एक्वस आयन में टूट जाती है। ये एक्वस साल्ट है तो एक्वस आयनों में टूट जाएगा। तो डबल सॉल्ट रिस्पॉन्ड करता है, अपने सभी आयनों के टेस्ट देगा, क्योंकि वो आयनों में टूट चुका है तो अपने सभी आयनों के टेस्ट भी देगा। एक्वस फेज ऑल आयन्स आर फ्री। सभी आयन्स एक्वस फेज में फ्री रहते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात कर लेते हैं। जब कॉपर सल्फेट को पानी में डाला और गर्म किया तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हुए, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था और इसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, नीला होता है हिंदी में। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuH2 का होल 4 SO4 इंटू H2O। ये अपनी आइडेंटिटी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखते हैं अपने पास, क्योंकि इनके पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जो लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा लोन पेयर डोनेट करता है, तो इनके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा, तो इसलिए अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। और ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं इन द एक्वस फेज। क्यों रिटेन रखते हैं? क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स साल्ट को वाटर में डालते हैं तो ये दो भागों में टूटता है, एक काउंटर आयन और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो आइडेंटिटी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिसाइड करती है, इसलिए अपनी आइडेंटिटी रिमेन रखते हैं। कहता है ये अपने टेस्ट देते हैं काउंटर आयनों से, क्योंकि ये काउंटर आयन ही फ्री हुआ है तो सिर्फ यही टेस्ट देगा। जब हम इनका टेस्ट करेंगे, कोई भी प्रेसिपिटेशन टेस्ट वगैरह देंगे, तो ये जो सिर्फ काउंटर आयन है यही टेस्ट में इन्वॉल्व होगा, बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। ओनली काउंटर आयन पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब काउंटर आयन ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे इस कंपाउंड के हमने 2 मोल लिए, AgNO3 एक्सेस में घोला, कितने मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होंगे? तो हम यहाँ पे निकालते हैं किससे, काउंटर आयन देखते हैं। तो 2 मोल थे और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, मतलब 1 मोल में 1 Cl था तो 2 मोल में 2 Cl होंगे, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसमें हमें 3 काउंटर आयन देखने को मिल रहे हैं। जब AgNO3 एक्सेस के साथ घोला तो हमें जो प्रेसिपिटेशन AgBr का मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा। तो 1 मोलर 0.2 लीटर दिया था, तो मोलैरिटी दी हुई थी, वॉल्यूम दिया होता, दोनों को मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके और हमारे मोल्स निकल आएंगे। तो मोल्स जब इतने 0.6 मोल Br माइनस निकला हमारे पास, और थे कितने, 3 थे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल 0.6 मोल Br निकला, तो उतना ही AgBr बनेगा। और AgBr में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाल लेंगे। AgCl वाइट प्रेसिपिटेट रखता है, AgBr पेल येलो प्रेसिपिटेट रखता है, AgI डार्क येलो प्रेसिपिटेट रखता है और वाटर इंसॉल्बिल होता है। AgCl अमोनिया में सॉल्बिल होगा, AgBr इंसॉल्बिल होंगे, AgI भी इंसॉल्बिल होगा। कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात करें, हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखेगा क्योंकि उसके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसका काउंटर आयन प्रेजेंट होगा क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड भी पाया जा रहा है, इसलिए काउंटर आयनों की वजह से आयनिक बॉन्ड भी पाया जाएगा। काउंटर आयन लिगेंड है, लिगेंड कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है क्योंकि वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, जैसे CN हो गया, इसके पास C++ बॉन्ड होते हैं, तो इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बाद तीनों प्रकार के बॉन्ड होंगे। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं K4FeCN6 का।
तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है, क्योंकि लिगेंड भी पाया जा रहा है, काउंटर आयन भी पाया जा रहा है, और सेंट्रल मेटल से लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जोड़ता ही है। इसी तरह एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, इसमें काउंटर आयन नहीं है तो इसमें आयनिक बॉन्ड तो होगा ही, क्योंकि इसमें चार्ज पाया जा रहा है, और Cl तुम्हारा आयनिक बॉन्ड से जुड़ेगा, और कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा क्योंकि लिगेंड है और वो सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा लोन पेयर। सिंपल से आगे ये बड़ा वाला देखते हैं। बड़ा वाला एग्जांपल दे रहा है कि CuH2 का होल 4 SO4 × H2O। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है ही, साथ में आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी पाया जा रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर लिगेंड है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है इस वजह से क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल भी जुड़ा हुआ है इससे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होगी, जितना वाटर मॉलिक्यूल होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल है तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सिंपल सा, वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। होमोलेप्टिक की बात करते हैं। होमोलेप्टिक में एक तरह के ही लिगेंड पाए जाएंगे, जैसे इसमें आयोडीन हो गया, इसमें अमोनिया हो गया। तो कॉपर अमोनियम सल्फेट में सिर्फ एक प्रकार के पाए जा रहे हैं, तो एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जा रहे हैं, वन टाइप ऑफ लिगेंड, तो तुम्हारा होमोलेप्टिक हो जाएगा। और हेट्रोलेप्टिक की बात करें तो कई प्रकार के लिगेंड पाए जा रहे हैं, एथिलीनिया, एथिलीन डायमीन और Cl2, तो ये 2 प्रकार के लिगेंड हो गए ना। उसी तरह यहाँ वाटर और क्लोरीन और ब्रोमीन, ब्रोमीन तो काउंटर आयन हो गया, लिगेंड कितना है Cl और H2O, तो 2 प्रकार के लिगेंड है ना, एक न्यूट्रल एक आयनिक, मतलब चार्ज स्पीसीज वाला, तो ये हेट्रोलेप्टिक हो गया, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स साल्ट। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल एंड कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक की बात करें तो कैटायनिक में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज देखो, अगर प्लस आ रहा है तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस चार्ज आ रहा है तो ये तुम्हारा कैटायनिक का एग्जांपल हो गया। एनायनिक में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज आएगा तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। वहीं न्यूट्रल में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा, तो वो मेटल कार्बोनिल के एग्जांपल होते हैं इसके, किसके, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के। तो हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 0 चार्ज। कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिए होंगे, दोनों पे प्लस और माइनस चार्ज होगा। इसी तरह हमारी एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलता है। अब सेंट्रल मेटल की अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो उसकी एक्स मान के लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी तो इक्वल टू 2, जितना उसका चार्ज होगा इक्वल टू कर देंगे तो हमारा ये चार्ज के बराबर आ जाएगी, इस पे आ जाएगी +2। उसी तरह जिंक का होगा, जिंक पे भी +2 आ जाएगी, -2 चार्ज है, ठीक, सिंपल सा। उसी तरह यहाँ पे भी एक्स मान के निकाल लेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होगे कैसे निकाली जाती है। डेंटिसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट किए जाते हैं एक लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल को, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है कि कितने एक लिगेंड सेंट्रल मेटल को कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर रहा है, वो उसकी डेंटिसिटी हो जाती है। मोनोडेंटेड लिगेंड में डेंटिसिटी 1 होती है क्योंकि वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड या एक लोन पेयर डोनेट करता है, जैसे हाइड्राइड, हैलाइड, साइनाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, अमाइड एंड अमोनिया, प्रीडिन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, इसके एग्जांपल है मोनोडेंटेट के। सिंपली यहाँ पर कुछ और मोनोडेंटेट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे PH3 फॉस्फीन, PR3 ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, और कुछ न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड देखने को मिलते हैं जैसे वाटर, एल्कोहल, ईथर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड NO। तो ये हमारे न्यूट्रल क्या हो गए, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड हो गए। और ये हमारे एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड हो गए, ये लोन पेयर मोनोडेंटेट हो गए, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, पिरिडिन, अमोनिया, हाइड्राइड, हैलाइड, साइनाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, अमाइड। उसी तरह कहता है कि N2H4 मोनोडेंटेड है, क्यों, क्योंकि इसलिए मोनोडेंटेड है, अगर ये दोनों अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी, और 3 मेंबर की रिंग आप जानते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लूजली स्टेबल होती है या फिर लेस स्टेबल होती है। तो लेस स्टेबल होने की वजह से ये सिर्फ एक ही बॉन्ड डोनेट करेगा, ना कि दोनों। तो अनस्टेबल सिमेट्रिकल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग। अगला क्वेश्चन कहता है कापर को एक्वस अमोनिया में घोला तो हमें एक्वस कापर अमोनियम मिला, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिला, तो उसकी रिएक्शन किस pH पर नहीं होगी। तो सिंपल सा, एक्वस अमोनिया किस है, एल्कलाइन होता है, तो एल्कलाइन pH पर ये अच्छी रिएक्शन देगा। अगर एसिडिक pH रखेंगे तो रिएक्शन ही नहीं देगा। तो इसमें से देख लो 7 से ज़्यादा है और ये न्यूट्रल है, लगभग एल्कलाइन के आसपास ही है, तो 8 और 7 तो तुम्हारा वेरीफाई कर देगा कि हाँ अमोनिया रिएक्शन, अमोनिया के साथ कॉपर रिएक्शन देगा। पर ये 3 तुम्हारा एसिडिक हो गया, एसिडिक pH होने की वजह से ये आंसर हो जाएगा हमारा कि pH 3 पर अमोनिया एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं देगा, सिंपली नेवर वर्क लाइक ए लिगेंड। उसी तरह NH4+ अगर हाइड्रोजन से जुड़ गया, हाइड्रोजन को अपने लोन पे डोनेट कर देगा अगर नाइट्रोजन, तो NH4+ कभी भी लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा,
क्योंकि उसने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं डोनेट करने के लिए में सेंट्रल मेटल को, तो वो लिगेंड की तरह काम ही नहीं कर सकता। एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात करें, वो मोनोडेंटेड लिगेंड जो चेंज कर सकते हैं दियर डोनर साइड, अपने मतलब अपने डोनर साइड को चेंज कर सकते हैं, वो लिगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। जैसे इसमें साइनाइड का एग्जांपल ले लें, आइसोसाइनाइड का एग्जांपल ले लें, तो साइनाइड में क्या हो रहा था कि कार्बन डोनेट कर रहा था, उसी आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा था। इसी तरह से हम अगर साइनाइड में एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं वो साइनेट आयन बन जाता है, तो इसमें साइनेट आयन में ऑक्सीजन डोनेट करता है और आइसोसाइनेट में नाइट्रोजन डोनेट करता है। आइसो वाले इस केस में नाइट्रोजन डोनेट करेगा, चाहे आइसोसाइनेट ले लो चाहे आइसोथायोसाइनेट, ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दो तो थायोसाइनेट हो जाता है, वही आइसोथायोसाइनेट हो जाता है। तो थायोसाइनेट में सल्फर डोनेट करेगा और आइसोथायोसाइनेट में नाइट्रोजन डोनेट करेगा। एक और एम्बीडेंटेड लिगेंड यहाँ पर नाइट्राइट और नाइट्रो का लिया है, नाइट्राइट में तुम्हारा ऑक्सीजन डोनेट करेगा और नाइट्रो में नाइट्रोजन डोनेट करेगा। आगे देख लेते हैं, पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड की बात करते हैं। पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड क्या होता है, ये पहले तो डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर को, सेंट्रल मेटल को हैं, फिर उनके क्या करते हैं, उनके डी इलेक्ट्रॉनों को खींच के लाते हैं अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में खींच लाते हैं पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड के द्वारा। तो इन्हें पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से डोनेट करके ले आते हैं सेंट्रल मेटल के डी इलेक्ट्रॉनों को अपने एम्प्टी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या एम्प्टी डी एटॉमिक ऑर्बिटल में खींच लाते हैं। तो इसके एग्जांपल हमें लिगेंड के देखने को मिलते हैं। पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड के एग्जांपल हैं CO NO+, CN- एंड C2H4। 4 एग्जांपल हो गए जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में खींच के लाते हैं। वहीं 2 एग्जांपल हो जाते हैं जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल में खींच लगाते हैं। कौन? ट्राई अल्काइल फास्फीन PR3 ASR3, ट्राई अल्काइल आर्सीनेट, ट्राई अल्काइल आर्सीनेट, इसका एग्जांपल लिख लो, ट्राई अल्काइल आर्सीनेट। ठीक। कंपेयर द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अब कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए हम कैसे देखते हैं, देखो जब डाई एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक के केस में हम MOT की बात कर लेते हैं, उसमें हम बॉन्ड देख लेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इस तरह से हमने एक ट्रिक बनाई थी, 14, 13, 12, 11, 10, 15, 16, 17 एंड 18। तो इसका तो 3 हो जाता है, फिर 0.5 से कम करते जाओ, 2.5, ठीक, 2, 1.5 एंड 1। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर, 13 या 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, 12 या 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड ऑर्डर, 11 या 17 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, 10 या 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि ऑड वाले इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन है जिनके पास, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले तुम्हारे पैरामैग्नेटिक होंगे और इवन इलेक्ट्रॉनों वाले तुम्हारे डायमैग्नेटिक होंगे। और सिर्फ 10 एंड 16 को छोड़कर 16 और 10 वाले तुम्हारे पैरामैग्नेटिक होते हैं बाय द एक्सपेरिमेंटली। MOT से ये वेरीफाई भी किए जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो कंपेयर द डी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हमें यहाँ देखना है, देन लेंथ इन द, ठीक है, एक सेकंड रब कर लेते हैं इसको, कचरा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आयरन तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड को यानी कार्बोनिल लिगेंड को अपने डी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये जो कार्बोनिल है उसके डी इलेक्ट्रॉनों को खींच के ला रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम हो जाएगा। किसने? क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना लिया ना कहीं ना कहीं। तो उसी तरह से ये जब इसको डोनेट करेगा, CO BF3 को अपने बॉन्ड पेयर लो डोनेट करेगा, तो क्या होगा, उससे ये जुड़ जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो जाता है। तो CO+ जो होता है, इकलौता पूरे ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा लिगेंड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है, इसको याद कर लो, CO+। ठीक है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, जो कार्बन ऑक्सीजन की लेंथ है वो घट रही है, वो 2, 3 फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगी किसमें, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो 3.5 वाले की सबसे कम हो जाएगी, उसको सबसे पीछे डाल दो। बाइडेंटेड लिगेंड में डेंसिटी 2 हो जाती है, तो 2 लेंथ पर डोनेट करेंगे या फिर 2 बॉन्ड पे डोनेट करेंगे। तो एथिलीन डायमीन सिमेट्रिकल होता है, वहीं डाइपिरिडिन भी आपका बाइडेंटेड हो जाता है। ठीक। ऑक्जिलेट आयन भी आपका बाइडेंटेड हो जाता है। ग्लाइसिनेट आयन भी अनसिमेट्रिकल होता है। इकलौता एग्जांपल है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का, ग्लाइसिनेट आयन, इसको याद रखना। ग्लाइसिनेट आयन इकलौता एग्जांपल है बाइडेंटेड लिगेंड का, अनसिमेट्रिकल लिगेंड का।
ठीक, आगे अब कहते हैं कि डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट बनता कैसे है। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट सिंपल सा ये देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल से कराते हैं हमें ऑक्साइम प्राप्त होता है। वही ऑक्साइम जब डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जल से जुड़ता है तो हमें मिलता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट मिलता है, उसमें से किसी एक OH के साथ से H निकाल देते हैं, किसी एक OH के पास से H निकाल देते हैं तो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वही आयन डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन बनाता है, DMg- दैट इज सिमेट्रिकल एंड आइसोबार हो जाता है। इट इज़ यूज इन द डिटेक्शन निकिल +2 आयन। और डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सी DMg- जो होता है तुम्हारा निकिल +2 आयन के, निकिल +2 आयन के डिटेक्शन में यूज होता है। pH 9 से 11 रखेंगे, यानी अल्कलाइन pH रखेंगे, हाईली अल्कलाइन pH रखेंगे, तब निकिल +2 की आयन की डिटेक्शन कर सकते हैं। और हमें जब DMg- से रिएक्शन कराएंगे तो ब्रिलियंट रेड कलर प्राप्त होता है, ब्रिलियंट रेड कलर। निकिल +2 की रिएक्शन, निकिल +4 नहीं, निकिल +2 की रिएक्शन DMg- से कराएंगे तो ब्रिलियंट रेड कलर प्राप्त होगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है Na निकिल DMg का होल ट्वाइस। स्टेबलाइज होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये याद रखना है, NCERT का पॉइंट है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब एसिटिल एसीटोनेट की बात करते हैं। एसिटिल एसीटोनेट AC- 2 ऑक्सीजन से डोनेट करता है। ठीक, कंप्लीट हो गया। ट्राइडेंटेट की बात करते हैं। डेंटिसिटी 3 होती है इसकी। डाईइथिलीन ट्राइएमीन जो है तुम्हारा कितना 3 लोन पे डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, तो ये तुम्हारा हो जाता है ट्राइडेंटेट। ठीक, ट्राइडेंटेट हो गया। अब आ जाए टेट्राडेंटेट की बात में। टेट्राडेंटेट में आपका एग्जांपल देखने को मिलता है हमें ट्राईइन, क्योंकि ये 4 लोन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। किसका एग्जांपल हो गया? टेट्राडेंटेट का। हेक्साडेंटेट का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है एडिटा -4 या बाई-4 एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट आयन। एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट आयन इसका नाम है, एडिटा बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एडिटा -4 या बाई-4। सिंपल सा। इसमें नाइट्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन के 8 होते हैं बॉन्ड, और नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन का 1 होता है। सिंपल सा। यूजेस एडिटा -4 जो है वो एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग में काम आता है, जो लेड पॉइजनिंग को ख़त्म करने के काम आता है एडिटा -4। वहीं ये लैंथेनाइट एक्टेनाइट के सेपरेशन में भी काम आता है, और हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर करने में भी काम आता है एडिटा -4। फ्लेक्सीडेंटेट की बात करें। फ्लेक्सीडेंटेट वो होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बना सकते हैं। उसी तरह यहाँ कार्बोनेट, सल्फेट, एडिटा -4 एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कार्बोनेट एक अगर हाइड्रोजन रिसीव कर ले तो इसकी डेंटिसिटी 1 हो जाएगी, HCO3-। उसी तरह ये भी HSO4-, ये भी डेंटिसिटी अब इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। इसी तरह ये भी अपनी डेंटिसिटी घटा सकता है। एडिटा -4 जैसे जैसे हाइड्रोजन लेता जाएगा वैसे वैसे उसकी डेंटिसिटी 1 यूनिट से कम होती चली जाएगी, जितने हाइड्रोजन अपने में ऐड करेगा। चिलेटिंग लिगेंड की बात करें। चिलेटिंग लिगेंड चिलेट से ही मतलब रिंग बनाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। चिलेट लिगेंड 5 to 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, क्योंकि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो अनस्टेबल होती है, इसलिए 5 to 6 मेंबर्ड रिंग बनाना चाहिए कम से कम सेंट्रल मेटल से। तो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड ही बनाते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड ही चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 5 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड रिंग जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है ये, और 5 मेंबर्ड 2 रिंग, 5 मेंबर्ड की 2 रिंग मिलती हैं, 1 2, यहाँ पे 2 रिंग देखने को मिल रही हैं 5 मेंबर्ड की। चिलेटिंग लिगेंड की बात करें तो वो डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होती है। जितना ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। नंबर ऑफ रिंग्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। स्टेरिक इंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेरिक इंड्रेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे देखते हैं स्टेरिक इंड्रेंस। अब देखते हैं, जैसे ये हमारा मोनोडेंटेड है, ठीक, ये हमारा बाइडेंटेड है, ये हमारा ट्राइडेंटेड है। तो जैसे जैसे हमारे पास बल्कीनेस लिगेंड की बढ़ती जाएगी, बल्कीनेस क्या बढ़ रही है? जैसे यहाँ पे मोनोडेंटेड था, ठीक है, यहाँ बाइडेंटेड था, यहाँ ट्राइडेंटेड था। तो जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ रही है वैसे वैसे डेंटिसिटी बढ़ने के साथ साथ रिंग भी बढ़ रही है। रिंग बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ने से ओवरऑल कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल हो जाता है। तो चिलेटिंग लिगेंड जस्टिफाई करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स चिलेटिंग लिगेंड के बढ़ने पर बढ़ती है। पाई डोनेटिंग लिगेंड की बात कर लें। पाई डोनेटिंग लिगेंड क्या होता है? लिगेंड डोनेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉनों को सेंट्रल मेटल, पाई डोनेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड जो अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को, वही पाई डोनेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एथिलीन मोनोडेंटेड है,
इसमें N2C2H4 होता है। बेंजीन तुम्हारा ट्राइडेंटेड है, N6C6H6। वहीं साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन बोल दो या साइक्लोपेंटाडाइनिल बोल दो। N5 जो N के ऊपर ये जो सिग्मा या ईटा के ऊपर ये N के ऊपर जो भी है, जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये आपका कार्बन की संख्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 कार्बन थे तो N की पावर पे 2 लिख दिया, C2H4 लिख दिया। यहाँ पे कितने 6 कार्बन थे तो 6 लिख दिया, यहाँ 5 कार्बन थे तो 5 लिख दिया। तो N के ऊपर जो या ईटा के ऊपर जो भी लिख रहे हैं वो तुम्हारे कार्बनों की संख्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, जितने भी लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है। यानी कोऑर्डिनेट नंबर की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो सेंट्रल मेटल के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं वही तुम्हारा एसोसिएटेड होता है। मतलब कोऑर्डिनेट नंबर सेंट्रल मेटल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिसीव कर रहा है, सेंट्रल मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिसीव कर रहा है वही उस सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेट नंबर हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू समीशन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिगेंड इनटू इट्स नंबर कर देते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, K4FeCN6, ये ब्रैकेट यहाँ से लगेगा। K4FeCN6 में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए ये हमारा मोनोडेंटेड दिया है, मोनोडेंटेड दिया है तो इसके कितना नंबर है, 6 है। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई। वहीं यहाँ पे हमारा बाइडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, ठीक। अब बाइडेंटेड 2 दिया है तो इसका 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक, ये हो गया 4। और ये मोनोडेंटेड है तो 1 से 2 मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर दिया है Cl का तो ये हो गया 2 + 2 = 6, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई 6। उसी तरह कार्बोनिल, ये भी आपका मोनोडेंटेड है, ठीक, मोनोडेंटेड है, नंबर है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई 4। उसी तरह पाई डोनेटिंग लिगेंड देख लेते हैं। पाई डोनेटिंग लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है, बाइडेंटेड होते हैं पाई डोनेटिंग लिगेंड, तो बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड होते हैं। तो यहाँ पर ये साइक्लोपेंटाडाइनिल ट्राइडेंटेड है क्योंकि ये 2 तो बॉन्ड इसके द्वारा देता है, ठीक, और एक यहाँ पे अगर ये बोरॉन हटा के निगेटिव लगा देते हैं तो ये निगेटिव के थ्रू देने लगता है, तो टोटल हो जाता है ये ट्राइडेंटेड होता है। यहाँ पे लिखा है, कट गया है क्योंकि 2 तो पाई बॉन्ड वाले देगा और एक ये निगेटिव वाला देगा, बोरॉन हटा के यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे ट्राइडेंटेड हो जाता है। नंबर कितना है, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। उसी तरह इसमें भी देख लेते हैं, PTCl3 में ये मोनोडेंटेड है, नंबर है 3, मल्टीप्लाई कर दिया, ये तुम्हारा मोनोडेंटेड है, इसका भी एक ही नंबर है, इसमें कोई मल्टीपल है नहीं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 4 आ गई। कह रहा है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम की अगर 6 है तो कैलकुलेट करो उसके वैलेंस हाइड्रोजन मतलब कि कितने होंगे, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन कंट्रोल मतलब निकालो कितना होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, टोटल इलेक्ट्रॉन पजेस बाय सेंट्रल मेटल विद इन अ कॉम्प्लेक्स बाय सिडविक ने दिया था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिडविक ने दिया था। और क्या दिया था सिडविक ने, मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल दिया था, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था। यहाँ पर सिडविक ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटॉमिक नंबर में माइनस कर देंगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर और ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं K3FeCN6 का। K3FeCN6 में 26 तुम्हारा इसका एटॉमिक नंबर था, माइनस कर दिया, +3 ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी 6, तो 6 ये भी प्लस करके ऐड करके ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस किया तो टोटल 35 आ गया। अगर 36, 36, 54, 86 इस केस में आ रहा होगा अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये नोबल गैस रूल को फॉलो करेगा, नोबल गैस रूल को फॉलो करेगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो नोबल गैस रूल को फॉलो नहीं करेगा। जैसे यहाँ 35 आ रहा है, यहाँ 36 आ रहा है, नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आयरन का 26 और ये तुम्हारा बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड था, कोऑर्डिनेशन नंबर इस पर कितना था +2, ठीक, -2 कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर है। और ये तुम्हारा लीगेंड कितना है, ट्राइडेंटेड होता है, ट्राइडेंटेड होने की वजह से 6 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गए, तो ये हो जाएगा 36, ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात करते हैं नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल देख लेंगे, VCO का 6 और K2HgI4 का भी निकाल लेंगे, ठीक है, हमारा 86 हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन अ CrOX इफ़ इट फॉलो नोबल गैस रूल। नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहा है यानी कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 होगा। और हमें निकालना क्या है, X की वैल्यू निकालनी है। तो 24 तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया किसका, क्रोमियम का,
ठीक है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और हमने वो यहाँ रख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये कार्बोनिल वाला मोनोडेंटेट है, कार्बोनिल के केस में ये न्यूट्रल मोनोडेंटेट है। न्यूट्रल मोनोडेंटेट होने की वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 0, तो हमने 0 रख दिया। ठीक, इस पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0। अब 0 हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 2, ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर था फार्मूले के अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 6 आ जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। बीच मेटल कार्बोनिल वर्क है जो OA, कौन सा मेटल कार्बोनिल OA की तरह वर्क करता है? देखो, इसमें से जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, ऑयल रिग करके याद करो, ऑयल रिग, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन OA की तरह वो काम करेगा जो रिड्यूस हो रहा, रिडक्शन हो रहा होगा जिसका। इसमें से देखो किसका रिडक्शन हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन, ये भी गेन कर रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे ये दोनों हो जाएंगे OA, ये तुम्हारे OA हो गए, ठीक। वहीं तुम्हारे ये गेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नोबेल गैस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो नोबेल गैस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो ये तुम्हारे OA की तरह काम नहीं करेंगे। बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल की बात करते हैं। सेंट्रल मेटल और 2 इन नंबर, जिसमें सेंट्रल मेटल 2 होते हैं और कार्बोनिल दोबारा इसमें लिगेंड की तरह काम करता है, तो ये बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हो गया, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 होता है। अगर यहाँ पे बाई न्यूक्लियर हो जाता है तो नोबेल गैस रूल को फॉलो करने लगता है, सिंपल सा। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं इसका? किसी भी एक एलिमेंट का ले लो, मतलब एक सेंट्रल मेटल का ले लिया 25 माइनस उस पर ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही थी, ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5, तो ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस कर देंगे। और ये ब्रिजिड वाला हो गया 1:1, ये ब्रिजिड वाला, ठीक। 36 हो गया टोटल। इसी तरह यहाँ 3 ब्रिजिड वाले हैं, एक ये, ठीक। यहाँ 3 ब्रिजिड हैं तो 3 ब्रिजिड से मल्टीप्लाई हो गया। और मेटल कार्बोनिल के केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता ही है, और कोबाल्ट का 27 होता है जेड एटॉमिक नंबर, और ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 36 आ जाएगा, नोबेल गैस रूल को फॉलो करेगा। अब आ जाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर पे। नेम ऑफ कैटायन रिटन एज फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन। कह रहा है कि सबसे पहले एनायन का लिखा जाता है, मतलब कैटायन का पहले लिखा जाता है फिर एनायन का लिखा जाता है। नेम ऑफ लिगेंड इज IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में नेम ऑफ कैटायन रिटन एज फर्स्ट, यानी सबसे पहले कैटायन लिखा जाएगा फिर एनायन का नाम लिखा जाएगा। तो इसमें कैटायन कौन है? पोटेशियम। एनायन कौन है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी सबसे पहले लिगेंड का नाम आता है हेक्सासाइनो, और फिर सेंट्रल मेटल का नाम आता है फेरेट। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट हो गया। एनायन के केस में 8 लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, ठीक है। नेम ऑफ लिगेंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे सभी का हो जाएगा। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पहले आ जाए और काउंटर आयन आ जाए तो काउंटर आयन तो पीछे ही जाएगा, पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर पॉजिटिव आ गया तो कैटायन ये हो गया। अब उसमें भी क्या, सबसे पहले लिगेंड आएगा तो टेट्राबीन हो गया, फिर सेंट्रल मेटल आएगा कॉपर, उस पर कोऑर्डिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2 हमने रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दी, ये सल्फेट हो जाएगा काउंटर आयन, ठीक है, ये यहाँ जाएगा। नेमिंग ऑफ लिगेंड की बात कर लेते हैं। एनायनिक लिगेंड में आइड आइटेट वाले आते हैं, फास्फाइड, हाइड्राइड, हैलाइड, एमाइड, हेजाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, एमाइड। ये सब बदलेंगे किस में? फास्फाइडो, हाइड्राइडो, हैलाइडो, एमाइडो, हेजाइडो, नाइट्राइडो, सल्फाइडो, अमाइडो में। तो फास्फाइड बदलेगा फास्फाइडो में, हाइड्राइड बदलेगा हाइड्राइडो में, हैलाइड बदलेगा हैलाइडो में, एमाइड बदलेगा एमाइडो में, हेजाइड बदलेगा हेजाइडो में, नाइट्राइड बदलेगा नाइट्राइडो में, सल्फाइड बदलेगा सल्फाइडो में, एमाइड बदलेगा एमाइडो में। वहीं अदर आइड वाले हो गए सीधे, जिसमें ओ लगा के बना देते हैं। साइनाइड बदलेगा साइनो में, हाइड्रोक्साइड बदलेगा हाइड्रोक्सो में, ऑक्साइड बदलेगा ऑक्सो में, परऑक्साइड बदलेगा परऑक्सो में, सुपर ऑक्साइड बदलेगा सुपर ऑक्सो में, हाइलाइट बदलेगा हेलो में। वो नेम जिनके एंड होते हैं 8 या 8 पर, जैसे कार्बोनेट कार्बोनेटों में, सल्फेट सल्फेटों में, ऑक्जेलेट ऑक्जेलेटों में, ग्लाइसिनेट ग्लाइसिनेटों में, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेट डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटों में, तो नाइट्राइड तुम्हारा नाइट्रो में।
ए टाइट वाले हो गए A2 और I2 में बदलेंगे। एनायनिक ऑर्गेनिक लिगेंड की बात करें, उनके नेम जैसे लिखे होते हैं वैसे ही लिख देते हैं। जैसे साइक्लोपेंटाडाइनिल तो हम लिख देंगे साइक्लोपेंटाडाइनिल ही लिख देते हैं। उसी तरह ये हो गया तुम्हारा बाइडेंटेड एलाइल हो गया, ये एलाइलिक है, एलाइलिक। तो नेमिंग ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड साइनो के केस में बात करते हैं। आइसोसाइनो बनाएगा, साइनेटो आइसोसाइनेटो बनाएगा, नाइट्रोटो एन बनाएगा। तो इसमें हम देखो डोनर को लिख देते हैं। जैसे कार्बन दे रहा था तो कार्बन लिख दिया, ऑक्सीजन दे रहा था तो ऑक्सीजन लिख दिया, इसमें भी ऑक्सीजन दे रहा था ऑक्सीजन लिख दिया, इसमें नाइट्रोजन दे रहा था नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक। न्यूट्रल लिगेंड की बात कर लेते हैं। एज सच उनके नाम ऐसे ही लिख दिए जाते हैं आईयूपीएसी नेमिंग के टाइम। एथिलीन डायमीन EN लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, यूरिया को यूरिया लिख दो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को ट्राइफिनाइल फॉस्फीन TPH लिख दो। ठीक। बेंजीन को बेंजीन ही लिख दो, डाइपीरिडीन को डाइपीरिडीन लिख दो। एक्सेप्ट ये 4 प्रकार के छोड़कर, जैसे अमोनिया को अमीन लिखते हैं, वाटर को एक्वा लिखते हैं, कार्बोनिल को कार्बोनिल लिखते हैं, NO को नाइट्रोसिल लिखते हैं। तो कैटायनिक लिगेंड हो गया रेयर फाउंड, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है। नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसाइलियम आयन, NO प्लस। रूल नंबर 2, इफ़ अ लिगेंड इज रिपीटेड देन प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रापेंटा इज यूज विदाउट डिलीशन ऑफ वॉवेल। बिना किसी वॉवेल के डिलीट किए हुए हम डायरेक्ट लिख देते हैं पेंटा एक्वा। इसमें दोनों देखो डिलीट नहीं किया है, पेंटा एक्वा डाइक्लोराइडो।